इकोनॉमिक्स का है। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि भाई सबसे पहले तो इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके जो नेशनल इनकम वगैरह है वहाँ पे अगर जब आप इस चीज़ को समझोगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह क्या होता है, ठीक है, टू सेक्टर के अंदर किस तरीके से होता है, तो आने वाला जो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये जब क्लियर होगा तो ही वो आने वाला चैप्टर जो है आपको क्लियर हो पाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम पूरा का पूरा बेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है आप इसको देखेंगे। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह ये अभी बात की बात है। सबसे पहले हम दो बिल्कुल बेसिक टर्म की बात करते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। ये दोनों जो है ये क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसके रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है। ये कह रहा है कि अ सिस्टम प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड लर्न अ लिविंग। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो ये कह सकते हो जो लोगों को जो है जो लोगों को ये कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, काम धंधा प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको जो है इकोनॉमी कहते हैं। या एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को रोजी रोटी प्रदान करता है जिससे लोग अपना खा पी सकें, अपना जीवन जी सकें, वो जो है क्या कहलाता है, वो जो है इकोनॉमी कहलाती है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फैक्ट्रीज़ हो गया, शॉप्स हो गया, ऑफिसेज हो गए, बिजनेस एंटरप्राइजेज हो गए एंड ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ये सारे के सारे हु आर इन्वॉल्व्ड अंडरटेकिंग थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन कौन सी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी। कह रहा है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, शॉप्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारे के सारे जो थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर लगे हुए हैं, कौन कौन से, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट, इन सब का कलेक्टिवली मतलब एक साथ, ये सब इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, इनको कलेक्टिवली हम जो है इकोनॉमी का नाम देंगे, ठीक है, ये है इकोनॉमी। अब दूसरा जो वर्ड है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ताकि लोगों को काम मिल सके और वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है बेटर से बेटर कर सके, वो जो है वो इकोनॉमी है, ठीक है। और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है स्टडी करते हैं कि जो स्कैरसिटी की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए और क्या सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो आप सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जब डिमांड जो होती है रिसोर्सेज की, जब रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो ग्रेटर देन हो जाती है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं स्कैरसिटी की सिचुएशन। रिसोर्सेज क्या होते हैं, हर वो चीज़ रिसोर्स होती है जिसका यूज़ करके हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। लाइक मशीन कह सकते हो, पैसा कह सकते हो, ह्यूमन कह सकते हो, ये सब रिसोर्सेज हैं। इन सब चीज़ों की हेल्प से हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब रिसोर्सेज की डिमांड ग्रेटर देन हो जाती है रिसोर्सेज की सप्लाई से, तो वो स्कैरसिटी की सिचुएशन हो जाती है। और उसकी वजह से ये स्कैरसिटी की सिचुएशन छोटे लेवल पे भी हो सकती है, बड़े लेवल पे भी हो सकती है, माइक्रो लेवल पे भी हो सकती है, मैक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल, हर जगह आपको ये सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि उस सिचुएशन के अंदर हमको क्या सिलेक्ट करना चाहिए और क्या सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ की जो स्टडी है वो आपका इकोनॉमिक्स करता है। स्कैरसिटी की सिचुएशन में सिलेक्शन करना क्या है, इकोनॉमिक्स है। अच्छा, अब जो इकोनॉमिक्स है ये आपका दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है माइक्रो, और दूसरा जो होता है वो होता है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं और इसमें क्या डिफरेंस होता है ये हम समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम क्लास 11th के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। कह रहा है इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट लाइक वेज ऑफ लेबर इन अ मिल। कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है
वो इंडिविजुअल पे बात करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स पे बात करता है। लाइक एक कस्टमर के रिगार्डिंग बात करता है, एक प्रोड्यूसर के रिगार्डिंग बात करता है, एक मिल के अंदर एक लेबर को कितनी वेजेस मिलनी चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करता है। यहाँ पे एक बंदे की बात होती है, इंडिविजुअल यूनिट की बात होती है। ये हम माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करें तो ये क्या कह रहा है, इट स्टडी द होल इकोनॉमी कंडीशन इन अ कंट्री ऑफ अ कंट्री, and macroeconomic is that part of economic theory which study the behavior of aggregate of the economy as a whole। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी इंडिविजुअल यूनिट पे डील नहीं करता। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है पूरी की पूरी इकोनॉमी की। मतलब यहाँ पे एक कस्टमर की बात नहीं चलती है, यहाँ पर जो है पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उसकी बात चलती है। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर की बात नहीं चलती कि एक प्रोड्यूसर कितने गुड्स बना रहा है। यहाँ पर जो है सभी प्रोड्यूसर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो कितने गुड्स बना रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है उसकी बात चलती है। यहाँ पे एक बंदे की डिमांड नहीं, पूरी इकोनॉमी की डिमांड। तो ये एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं भाई एक कस्टमर की अगर बात हो रही है, एक कस्टमर कितनी मांग कर रहा है, वो इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है। लेकिन पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी डिमांड हो रही है, इट्स कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हो, ठीक है। तो वो जो है एग्रीगेट डिमांड होती है। तो माइक्रो एक इंडिविजुअल यूनिट पे स्टडी करता है, मैक्रो इंडिविजुअल पे ना डिस्कशन करके पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो है बात करता है। तो हमने अभी केवल क्या पढ़ा, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, और इकोनॉमिक्स कितने तरीके की होती है। दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, ये हम क्लास 11 के अंदर भी पढ़कर आ चुके हैं, बट ये जो है अभी भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर आना है। तो भैया लर्न की आदत अब जो है बहुत ही अच्छे से डाल लीजिए। जैसे कि सबसे डिफरेंस की बात करें अगर हम मीनिंग की, तो कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ये हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी की पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट की बात करती है ये इंडिविजुअल की बात नहीं करती है। अगर हम बात करें माइक्रो के टूल की, तो इसके जो टूल होते हैं वो होते हैं डिमांड और सप्लाई, जो हमने क्लास 11 के अंदर पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पे जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड में, और सप्लाई जो है वो भी चेंज हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई में। मतलब क्या हुआ इसका, डिमांड की अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल की डिमांड, सप्लाई की बात करें तो एक इंडिविजुअल की सप्लाई। लेकिन अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। मतलब एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो जितने भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। और एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं वो जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो इसके टूल डिमांड और सप्लाई हैं केवल, और इसके टूल जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हैं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है डिस्कशन करते हैं कि किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस या किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ये एंटरप्रेन्योर, ये जो होते हैं इनका डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये सीखते हैं कि एक गुड्स जो है वो कितने रुपए में बिकेगा, इसके प्राइस जो है क्या होने चाहिए, ठीक है। या जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लाइक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो लैंड के बदले में जाता है रेंट, लेबर को देनी पड़ती है वेजेस, ठीक है। कैपिटल के बदले में जाता है इंटरेस्ट। तो इनका कितना रेंट जाना चाहिए, कितनी वेजेस जानी चाहिए, कितना आपको जो है इंटरेस्ट पे करना चाहिए, कितना प्रॉफिट दिया जाना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें डिटरमाइन होती है माइक्रो के अंदर। और अगर हम बात करें मैक्रो की, तो यहाँ पे बात होती है इट एम टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे हम बात करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम इस चीज़ की बात करते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल इसने यहाँ पे लिख दिए
एक बंदे की इनकम, एक एक प्रोड्यूसर का आउटपुट, यहाँ पे एक की बात चलती है। लेकिन वहीं पे अगर हम मैक्रो की बात करें तो ये किसके ऊपर बात करता है? इंडिविजुअल इनकम नहीं, नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी की इनकम। इंडिविजुअल आउटपुट नहीं, एक प्रोड्यूसर का आउटपुट नहीं, नेशनल आउटपुट, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स कॉल्ड नेशनल आउटपुट। तो माइक्रो क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, कौन किस पे डिस्कशन करता है, इंडिविजुअल यूनिट पे कौन करता है, इसको आप माइक्रो वेरिएबल्स भी कह सकते हो, इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, और इसको आप जो है मैक्रो वेरिएबल भी कह सकते हो। ये इंडिविजुअल यूनिट पे बात करता है और ये पूरी की पूरी इकोनॉमी की जो है बात करता है। तो सबसे पहले तो आपको इतनी बात जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? देखिए, अब हमें बात करनी है कि कह रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये क्या होता है, इसको बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसी के ऊपर जो है बेस है। अगर ये समझ में आएगा तो ही आगे की चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो का मीनिंग जो है वो आखिर क्या होता है। तो ये कह रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स मीन्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये जो है इसका मतलब होता है। होता क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर कई सारे सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, लाइक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक्सटर्नल सेक्टर होता है। एक इकोनॉमी के अंदर कई सारे सेक्टर्स होते हैं। तो ये कह रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये है कि जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर तीन चीज़ों का फ्लो बता रहा है। ये किस किस चीज़ का? गुड्स का, सर्विसेज का और मनी का। जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर गुड्स, सर्विसेज और मनी, इन तीन चीज़ों का जब फ्लो होता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कह सकते हो। ठीक है, उस चीज़ को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर गुड्स, सर्विसेज और मनी, जब इन तीन चीज़ों का फ्लो होता है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये जो सर्कुलर फ्लो जो होता है ये दो तरीके का होता है। पहला जो होता है वो होता है रियल फ्लो, दूसरा जो होता है वो होता है आपका मनी फ्लो। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, किस चीज़ को रियल फ्लो कहते हैं और किस चीज़ को मनी फ्लो कहते हैं। जो रियल फ्लो होता है उसको आप प्रोडक्ट फ्लो भी कह सकते हो, और जो मनी फ्लो होता है उसको आप इनकम फ्लो भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस देखो मनी फ्लो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में केवल और केवल मनी का फ्लो होता है तो उसको क्या कहते हैं? मनी फ्लो। और जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर में गुड्स का और सर्विसेज का, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स का और सर्विसेज का जब फ्लो होता है इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर तो उसको रियल फ्लो कहते हैं। और सर्कुलर फ्लो क्या है? सर्कुलर फ्लो का मतलब है जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर गुड्स, सर्विसेज और मनी, जब इन तीनों का ही फ्लो होता है तो उस चीज को हम जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। मतलब क्या हुआ कहने का कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में गुड्स, सर्विसेज और मनी ये तीनों आते हैं। जब रियल फ्लो की बात चलती है तो वो गुड्स, उसमें गुड्स और सर्विसेज आएंगे, और जब मनी फ्लो की बात चलती है तो उसमें केवल मनी आएगी। इसको एक जरा एक डायग्राम से समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। पहले केवल रियल फ्लो समझेंगे, फिर उसके बाद मनी फ्लो समझेंगे, और उसके बाद दोनों को कंबाइंड करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा
कि रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है क्या होता है। देखो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। एक इकोनॉमी के अंदर कई सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर है, कई सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम केवल दो सेक्टर की बात करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस या प्रोड्यूसर सेक्टर भी कह सकते हो, तो इसको बोलेंगे टू सेक्टर। अगर मैं इसको गवर्नमेंट भी ले आऊँ तो उसको बोलेंगे थ्री सेक्टर, और अगर मैं एक्सटर्नल भी ले आऊँ तो उसको बोलेंगे फोर सेक्टर। हमारे सिलेबस के अंदर अभी केवल टू सेक्टर है कि टू सेक्टर्स के अंदर गुड्स, सर्विसेज और मनी, इनका फ्लो किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पे केवल समझना है। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले रियल फ्लो की। रियल फ्लो के अंदर उसने बोला जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स का और सर्विसेज का, जब केवल गुड्स और सर्विसेज का होगा, मतलब रियल फ्लो के अंदर पैसों की कोई भी बात नहीं हो रही होती है। रियल फ्लो के अंदर पैसों की कोई भी बात नहीं हो रही होती है, उसको जो है रियल फ्लो कहते हैं। यहाँ केवल गुड्स और सर्विसेज की बात चल रही होगी। जैसे कि होता क्या है, ये दोनों के दोनों जो सेक्टर हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कैसे? जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको बेटा गुड्स और सर्विसेज चाहिए होते हैं कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि हम अपनी नीड और अपनी वांट्स जो है वो कैसे पूरी करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके करते हैं। और जो बिजनेस सेक्टर जो होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर, वो हमारे लिए गुड्स और सर्विसेज बनाता रहता है। हम कभी डिमांड करने से थकेंगे नहीं और वो हमारे लिए हमेशा बनाता रहेगा। तो हम दोनों सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर या बिजनेस सेक्टर, आपस में एक दूसरे पे हमेशा डिपेंड रहेंगे। तो होता क्या है, क्योंकि मुझे इसको क्या चाहिए, हाउस होल्ड सेक्टर को चाहिए गुड्स, और बिजनेस सेक्टर क्या करता है, उसके लिए बनाता रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए जो ये बिजनेस वाला ये जो सेक्टर होता है, इसको गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए चार चीज़ें चाहिए होती है, जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। ये चार चीज़ों का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये चार चीज़ों का जो कॉम्बो होता है, इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये किसको चाहिए, ये इसको चाहिए बिजनेस सेक्टर को या प्रोड्यूसर सेक्टर को, क्योंकि इसको गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं। विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस सेक्टर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो चारों चीज़ें हैं ये होती किसके पास है, ये जो चारों चीज़ें हैं ये होती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड सेक्टर इन चारों चीज़ों का ऑनर होता है। तो चाहिए इसको, है इसके पास, तो एरो देखो कहाँ बना हुआ है, हाउस होल्ड सेक्टर से बना हुआ है प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ या बिजनेस सेक्टर की तरफ। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, बिजनेस सेक्टर को ये चारों की चारों चीज़ें क्रेडिट पे दे देता है, उधार पे दे देता है। हाउस होल्ड सेक्टर ये चारों की चारों चीज़ें किसको दे देता है, बिजनेस सेक्टर को दे देता है, कि और उधारी पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उधारी पे, ताकि बिजनेस सेक्टर क्या कर सके, ताकि बिजनेस सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को बना सके। जब इसके पास ये चारों की चारों चीज़ें आ जाएंगी तो अब ये गुड्स और सर्विसेज बना पाएगा। जब तक ये इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं देगा तब तक बिजनेस सेक्टर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो इसने इसको क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, ठीक है। और बिजनेस सेक्टर इसको क्या देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को। अभी बेटा केवल रियल फ्लो की बात चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे पैसों की बात नहीं चलेगी, केवल रियल फ्लो की बात चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसने इसको देखो, आपको ये रियल फ्लो और मनी फ्लो ऐसे समझ में आएगा। पहले आप ये वाला समझिए, ये वाला डायग्राम आप समझिए, तो आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो समझ में आएगा अच्छे से। तो वही डायग्राम है जो ऊपर है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको क्या कहते हैं, फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों की चारों चीज़ें हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को दे देता है, ताकि प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। अच्छा,
अब इसके पास आ गई, जब इसने ले ली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो इसके पास आ गए। अब ये क्या कर सकता है, अब ये बेटा प्रोडक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले होगी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल हो पाई, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। प्रोडक्शन ऐसे पॉसिबल हो पाई जब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी, तभी पॉसिबल हो पाई। या इसी चीज़ को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो, एक ही चीज़ है। प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन होने का क्या मतलब है, प्रोड्यूसर ने गुड्स और सर्विसेज बना दिए। प्रोड्यूसर ने क्या करा, प्रोड्यूसर ने गुड्स और सर्विसेज बना दिए। प्रोड्यूसर को ये पता चल गया कि प्रोड्यूसर को ये पता चल गया कि मैंने कितनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज जो है वो क्रिएट करी है, उसको ये पता चल गया। ठीक है भाई, जब गुड्स बनेंगी तो वो गुड्स की वैल्यू कितनी है, वो गुड्स की वैल्यू कितनी है जब प्रोड्यूसर ने क्रिएट करी, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इतने रुपए की इतनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स बनाई है, उसको कैसे पता चलेगा, उसको बेटा ऐसे पता चलेगा क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को ये चारों चीज़ें उधार में दी थी। तो लैंड के बदले में क्या देना पड़ता है, अगर किसी से ज़मीन उधार में लेंगे उसके लिए बेटा देना पड़ता है रेंट। लेबर अगर हायर करी होगी इसने तो देना पड़ता है वेजेस। पैसा अगर लिया होगा कहीं से जिसको कैपिटल कहते हैं तो उसको बदले में देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको मिलता है बेटा प्रॉफिट। तो बिजनेस सेक्टर ने क्योंकि ये चारों चीज़ें उधार ली थी हाउस होल्ड सेक्टर से, तो जब बिजनेस सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लिया तो उसको बिजनेस सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को इन चारों चीज़ों के बदले में पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे लैंड ली है तो रेंट देना पड़ेगा, लेबर है तो वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल है तो बेटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर जो है उसको मिलेगा प्रॉफिट। तो आप अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, एरो बना हुआ है बिजनेस सेक्टर से, इधर लिखा हुआ है इधर हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, कि बिजनेस सेक्टर ने चार चीज़ों की क्या करी है, पेमेंट करी है। जिस चीज़ को क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। किसको मिल रही है ये, हाउस होल्ड सेक्टर को मिल रही है। क्यों मिल रही है ये, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को या बिजनेस सेक्टर को ये चार चीज़ें दी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसकी मदद से वो प्रोडक्शन कर पाया। और प्रोडक्शन होने के बाद बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को इन चारों चीज़ों के बदले में जो इसने क्रेडिट पर दी थी, उन चारों चीज़ों के बदले में बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को लैंड ली थी तो रेंट दे दी, लेबर के बदले में वेजेस दे दी, कैपिटल को ये दे दिया और इसको ये दे दिया, जिसको बेटा क्या कहते हैं, इसने तो पेमेंट करी है, बिजनेस सेक्टर ने पेमेंट करी है तो उसके लिए तो खर्चा हो गया, उसको तो हम क्या बोलेंगे, उसको तो हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट, अगर हम बिजनेस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। लेकिन अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाउस होल्ड को तो मिल रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ फैक्टर इनकम कहलाएगी। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट ये होती एक ही चीज़ है, लेकिन डिपेंड करता है आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। अगर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो फैक्टर इनकम ही कहलाएगी, अगर बिजनेस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो वो बेटा फैक्टर पेमेंट कहलाती है। होती सेम ही चीज़ें, डिपेंड करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ प्रोडक्शन। कैसे पॉसिबल हो पाया था, जब हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को ये दिया। प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन के बाद बेटा इनकम जनरेट हुई। कैसे, जब बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करा, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम मिलती है उसको बेटा फैक्टर इनकम कहते हैं। एग्जाम में 1 नंबर की कई बार आती है कि व्हाट इज फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को जो इनकम मिलती है उसको बेटा फैक्टर इनकम कहते हैं। तो बेटा इसके पास पैसे आ गए अब। अच्छा जी, फर्स्ट पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज क्या होती है सर्कुलर फ्लो की, पहले बेटा प्रोडक्शन हुई, दूसरे में क्या हुआ, दूसरी स्टेज क्या होती है, फिर इनकम हुई। अब क्या हुआ, अब इसके पास पैसे आ गए। तो जब हम लोगों के पास पैसे आ जाते हैं फिर हम करते हैं डिमांड, फिर हम करते हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं। फिर यही पैसा, अब देखो एरो किधर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक एरो लगा हुआ है,
जिसमें क्या लिखा हुआ है, मॉनेटरी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम गुड्स और सर्विसेज को कब खरीदते हैं, जब हमारे पास पैसे होते हैं। वही पैसा किसको देते हैं हम, प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं वही पैसा, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही तो खरीदेंगे। मतलब इनकम आने के बाद हम क्या करते हैं, इनकम आने के बाद हम करते हैं एक्सपेंडिचर। तो ये पैसा, यही पैसा वापस किसके पास चला गया, बिजनेस के पास चला गया। और क्यों दिया हमने इसको पैसा, क्योंकि मैं इससे गुड्स और सर्विसेज खरीदूंगा। फिर देखिए कि यहाँ पे एरो बना हुआ है, अब बिजनेस प्रोड्यूसर मुझे क्या दे देगा, गुड्स और सर्विसेज जो है दे देगा। भाई मैंने उसको पेमेंट क्यों दी, हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर की तरफ, यहाँ लिखा हुआ है मॉनेटरी पेमेंट, क्यों, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए मैं इसको पैसे दूंगा और बिजनेस सेक्टर मुझे क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज देगा। तो बेटा पैसे वापस सर्कुलेट होकर किसके पास आ गए, पैसे वापस सर्कुलेट होकर बिजनेस सेक्टर के पास आ गए, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास आ गए वापस सर्कुलेट होकर। तो पहले क्या हुआ, पहले बेटा प्रोडक्शन हुई, फिर इनकम जनरेट हुई, फिर एक्सपेंडिचर हुआ। प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, इनकम से एक्सपेंडिचर जनरेट होता है, एंड एक्सपेंडिचर से अगेन प्रोडक्शन हो जाती है फिर से। और ये सर्कुलर फ्लो इसी तरीके से चलता रहता है, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, देन फिर प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। ये इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो जो है ये चलता रहता है। बट यहाँ पे बेटा एक बात, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टू सेक्टर के अंदर, टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम केवल दो ही सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक बिजनेस सेक्टर। यहाँ पे ये जो मॉडल है टू सेक्टर का मॉडल, कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस है। अजम्पशन का मतलब कि यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर के पास जितनी भी इनकम आ रही है वो सारी की सारी इनकम खर्च कर रहा है, अपने पास कुछ भी रख नहीं रहा। सबसे पहली बात तो मतलब सेविंग नाम जो है, सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। जितना पैसा आ रहा है वो सारा पैसा जा रहा है। सबसे पहली बात तो सारी की सारी इनकम खर्च हो रही है, इनकम जो है सेव नहीं हो रही है, सेविंग नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्लस हाउस होल्ड सेक्टर के पास बेटा आपको ध्यान रखना है क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज होती हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये चारों की चारों चीज़ें आती हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर इन चारों का ओनर होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ये सारी की सारी चीज़ें केवल और केवल बिजनेस सेक्टर को दे रहा है, मतलब वो गवर्नमेंट को भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तो मेरे मॉडल के अंदर गवर्नमेंट है ही नहीं, केवल बिजनेस ही है। तो हाउस होल्ड सेक्टर सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज ओनली और ओनली किसको दे रहा है, बिजनेस को। इसी तरीके से बेटा ये जो बिजनेस सेक्टर है, ये जो गुड्स और सर्विसेज जो बना रहा है, सारी की सारी अभी किसको बेच रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को बेच रहा है। लेकिन बेटा ये गवर्नमेंट को भी बेचता है, बट अभी यहाँ पे क्या असम्पशन है कि बिजनेस सेक्टर सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज केवल हाउस होल्ड सेक्टर को बेच रहा है। ये जो है बेटा, ये जो अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर रियल और मनी यहाँ पे दोनों फ्लो एक साथ हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे रियल फ्लो भी हो रहा है, यहाँ पे मनी फ्लो भी हो रहा है, यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम सर्कुलर फ्लो है। क्योंकि सर्कुलर फ्लो दो चीज़ों का सम है, या इसके दो टाइप होते हैं, रियल और मनी। तो यहाँ पे तो दोनों हो रहे हैं। अगर मैं इसको अब अलग अलग समझना चाहूँ कि भाई रियल का अलग डायग्राम बने और मनी का अलग डायग्राम बने, तो फिर क्या होगा, अब देखिए, अब हम उसी वापस डायग्राम पे चलते हैं, इसी वाले पे। ये केवल रियल फ्लो का डायग्राम है। रियल फ्लो के अंदर केवल किसकी बात चलेगी बेटा, रियल फ्लो के अंदर केवल और केवल बात चलेगी गुड्स की और सर्विसेज की, पैसे की कोई भी बात नहीं चलेगी। तो देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को दी, ठीक है। तो इसको फैक्टर सर्विसेज बोलेंगे और बिजनेस सेक्टर इसको क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज दे देता है। मतलब इस डायग्राम के अंदर आप अगर बात देखेंगे तो केवल और केवल गुड्स और केवल सर्विसेज इसकी बात चल रही है। यहाँ पे पैसे वाला जो हिसाब किताब था कि बिजनेस ने इसको फैक्टर इनकम दी और फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने वही पैसे खर्च करके इसको दिया, वो वाला एरो यहाँ पे नहीं है, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। क्योंकि हम बेटा केवल बात कर रहे हैं केवल रियल फ्लो की। जब रियल फ्लो की बात चलती है
रियल फ्लो उस फ्लो को कहते हैं जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में केवल गुड्स का और सर्विसेज का फ्लो होता है, उसको बेटा रियल फ्लो कहते हैं। अगर मैं केवल मनी फ्लो देखना चाहूँ, मनी फ्लो का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, तो मनी फ्लो का जो डायग्राम है वो बेटा इस तरीके से बनेगा। कैसे, देखिए मनी फ्लो के अगर हम डायग्राम की बात करें तो पहले इसने इसको फैक्टर सर्विसेज दी थी, तो फिर बिजनेस सेक्टर क्या करता है, इसको फैक्टर इनकम देता है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें इसको देता है। फिर इसके पास पैसे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, ये चारों चीज़ें बेटा मनी की बात चल रही है, मनी में जो है ये चीज़ दी जाएगी। फिर हाउस होल्ड सेक्टर यही पैसा वापस खर्च करके बिजनेस सेक्टर को देता है गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, मॉनेटरी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे भी किसकी बात चल रही है, यहाँ पे भी मनी की। इस पूरे डायग्राम के अंदर पैसों की बात चल रही है, यहाँ गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं चल रही। तो जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जब मनी का फ्लो होता है तो वो बेटा मनी फ्लो कहलाता है, और जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है वो रियल फ्लो कहलाता है, और जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर गुड्स, सर्विसेज और मनी, यहाँ पे तीनों चीज़ों की बात चल रही है। यहाँ पे गुड्स भी आपको दिखाई देंगे, सर्विसेज भी आपको दिखाई देंगे और मनी भी आपको दिखाई देगी। तीनों चीज़ें एक ही डायग्राम में शो हो रही हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से इसको जो है हम जानते हैं। ये तीनों के तीनों डायग्राम बेटा आपको बहुत ही अच्छे से समझने हैं कि सर्कुलर फ्लो का कैसे बनेगा, एंड ओनली मनी फ्लो का कैसे बनेगा, ओनली रियल फ्लो का कैसे बनेगा। ठीक है, इसको कहते हैं रियल फ्लो को प्रोडक्ट फ्लो भी कह सकते हैं और मनी फ्लो को ये भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें एक नंबर का बेटा कई बार एग्जाम में आता है, रियल फ्लो बताइए या मनी फ्लो बताइए। ठीक है, ये कई बारी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस आता है कई बारी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो, इसमें क्या डिफरेंस होता है। बट डिफरेंस को समझने से पहले आप ये बताइए कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अगर हम बात करते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में कई बारी एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो, इसमें जो है डिफरेंस बताइए, इसमें जो है क्या डिफरेंस होता है। तो हम रियल फ्लो पढ़ चुके हैं, मनी फ्लो पढ़ चुके हैं और सर्कुलर फ्लो भी पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है बात मीनिंग की। तो मीनिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर। जब फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में केवल गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, सो इट्स कॉल्ड रियल फ्लो। बट जब फर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में मनी का फ्लो होता है तो इट्स कॉल्ड मनी फ्लो, सबसे पहली बात। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे 2 चीज़ों का एक्सचेंज होता है, गुड्स और सर्विसेज का। और यहाँ पे किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे बेटा केवल मनी का जो है एक्सचेंज होता है। 2 सेक्टर्स के बीच में जब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा तो वो रियल फ्लो, और जब मनी का होगा तो वो मनी फ्लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज में, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि जब हमने ये पढ़ा, एक बार्टर सिस्टम पढ़ा था हमने, जब गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज होता है तो बेटा बार्टर सिस्टम की जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसमें लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ठीक है, एंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज वगैरह कई सारी डिफिकल्टीज आती है जब केवल गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है, बट देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। लेकिन जब मनी फ्लो होता है तब बेटा ऐसी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी हमको फेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मनी आई ही इसलिए है। बार्टर सिस्टम की जो भी डिफिकल्टीज थी, इसकी जो डिफिकल्टीज थी, उसने मनी ने इसको दूर किया था। तो ये इसमें डिफरेंस लिख सकते हो, 3 नंबर का आता है। और ये सारे के सारे पॉइंट 3 पॉइंट है, 3 नंबर में आपको तीनों के तीनों लिखने पड़ेंगे, और कई बारी एग्जाम में ये जो है पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपको क्या ध्यान दें, आवाज़ नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकिए। देखिए, अगर हम रियल फ्लो और मनी फ्लो की बात करें डिफरेंस की, तो रियल फ्लो के अंदर क्या होता है, रियल फ्लो के अंदर केवल गुड्स और सर्विसेज का जो है एक्सचेंज होता है फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में।
और मनी फ्लो की अगर हम बात करें, मनी फ्लो जो है जब फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में जब केवल मनी का फ्लो होता है वो मनी फ्लो कहलाता है। यहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, यहाँ पे एक्सचेंज होता है मनी का। जब केवल गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो हमने मनी वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आती है। और जब मनी का फ्लो होता है तो ऐसी किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी हमको फेस नहीं करनी पड़ती है मनी में, कि ऐसे बंदे को देखना ही नहीं पड़ता जिसको पैसा चाहिए हो। पैसा हर किसी को चाहिए, पैसे से क्योंकि हम जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जो है बाय कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा मनी फ्लो। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस बताइए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से जो है इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। पहले में मीनिंग लिखेंगे, दूसरे में किस चीज़ का एक्सचेंज होता है वो लिखेंगे, और डिफ़िकल्टी किस चीज़ की आती है वो जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, ये हो गई बात कि रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या, वो तो मैंने पहले भी पढ़ लिया। और चाहो एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है, चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो बेटा आप, और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे 3 तो ये हो गए, 4th में आप डायग्राम बना सकते हो। और एक चीज़ और लिख सकते हो कि जो मनी फ्लो है ना, मनी फ्लो रियल फ्लो के ऊपर डिपेंड है बेटा, ठीक है। क्योंकि भाई पैसे देने की बात कब आई, पैसे देने की बात तभी तो आई जब रियल फ्लो हुआ। अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ सर्विसेज देता ही नहीं तो ये बात ही नहीं आती, क्योंकि उसने फैक्टर ऑफ सर्विसेज दी तभी तो उसको रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस ये पे करनी पड़ रही है। तो मनी फ्लो जो है वो रियल फ्लो के ऊपर डिपेंड है। अगर रियल फ्लो होगा तो ही मनी फ्लो होगा, अगर रियल फ्लो नहीं हो रहा तो बेटा मनी फ्लो भी जो है नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप 4th पॉइंट पे भी लिख सकते हो कि मनी फ्लो इसके ऊपर डिपेंड है, रियल फ्लो पे। रियल फ्लो मनी फ्लो के ऊपर जो है डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। इसी सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड 2 चीज़ें आपको बेटा और समझनी है, ठीक है। पूरा सर्कुलर फ्लो आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो। अब यहीं से रिलेटेड हमें 2 कॉन्सेप्ट और समझने हैं। फर्स्ट वन इज इंजेक्शन एंड सेकंड वन इज लीकेज। इंजेक्शन और लीकेज ये क्या होता है, ये आपको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है कि इंजेक्शन क्या है और लीकेज क्या है। बाकी नीचे कुछ भी ध्यान नहीं देना अभी, ठीक है। नीचे भूल जाइए क्या लिखा है, सिर्फ यहाँ देखेंगे इंजेक्शन और लीकेज क्या होता है। जो भी हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है उसी से ही ये रिलेटेड है। और 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी एग्जाम में कई बारी पूछा जाता है कि इंजेक्शन और लीकेज क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, investment, export are important injection into the circular flow. Increase in these variable rise the level of economic activity in the economy of circular flow. लीकेज में क्या लिखा हुआ है, saving, taxes and import are the important withdrawals from the circular flow. Increase in these variable reduce the level of economic activity in the economy of circular flow. ये क्या कह गया, ये एक भी वर्ड आपके समझ में नहीं आया है, पूरा का पूरा ऊपर से चला गया, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। व्हाट इज़ इंजेक्शन एंड व्हाट इज़ इंजेक्शन एंड व्हाट इज़ लीकेज, ये आपको बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट, और यहाँ पे हम एक चीज़ लिखते हैं एक्सपोर्ट। पहले आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है बेटा कि हम जो है दूसरे देशों को गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, मतलब कि हमारे देश के लोग तो खरीद ही रहे हैं, डोमेस्टिक के अंदर जो है डिमांड हो ही रही है, हमारे देश के लोग तो खरीद ही रहे हैं गुड्स को और सर्विसेज को, प्लस इंटरनेशनल के अंदर भी लोग खरीद रहे हैं। इंटरनेशनल में भी क्या हो रही है, इंटरनेशनल में भी बेटा डिमांड हो रही है, मतलब दूसरे देशों के लोग भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। हम तो खरीद ही रहे हैं, दूसरे देशों के लोग भी खरीद रहे हैं। तो अगर बेटा एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो इसका मतलब है इकोनॉमी के अंदर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड इंक्रीज होगी
तो बेटा आप प्रोड्यूसर को जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पड़ेंगे। जिस भी चीज़ से आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जिस भी चीज़ से इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ जाए और प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ जाए, वो बेटा किसका एग्जाम्पल कहलाती है, वो आपका जो है इंजेक्शन का एग्जाम्पल कहलाती है। और इससे आपका जो सर्कुलर फ्लो है इसके अंदर जो है बेटा एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ता है, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में अब गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई, प्रोड्यूसर को अब ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो जिस भी चीज़ से डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो वो इंजेक्शन का एग्जाम्पल कहलाएगा। और अब क्योंकि पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए सर्कुलर फ्लो के अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी इंपोर्ट। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम जो है अपने देश के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं वो नहीं खरीद रहे, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों के गुड्स खरीद रहे हैं। जैसे हमें चाइना के गुड्स जो हैं, चाइना के गुड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो हम जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं इंडिया के, वो जो गुड्स बना रहे हैं उनको नहीं खरीद रहे, दूसरे देशों के गुड्स खरीद रहे हैं। मतलब दूसरे देशों के गुड्स की डिमांड को बढ़ा रहे हैं, अपने देश की खरीद नहीं रहे। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इससे हमारे देश के अंदर जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर हैं, वो जो गुड्स बना रहे हैं, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अगर हमारे देश में इंपोर्ट बढ़ रहा है, हम दूसरे देशों के गुड्स खरीद रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं वो कोई खरीदेगा ही नहीं, डिमांड उनकी कम हो जाएगी। और अगर इनकी डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जब बिक ही नहीं रहा तो बना के क्या करेगा, अचार डालेगा, वो बनाएगा ही नहीं, प्रोडक्शन को कम कर देगा। जिस भी चीज़ से बेटा प्रोडक्शन कम हो जाती है वो आपका लीकेज का एग्जाम्पल कहलाता है। और इससे सर्कुलर फ्लो के अंदर क्या होता है, इससे सर्कुलर फ्लो के अंदर, उससे तो एक्सपेंशन हो रहा था, उससे तो बढ़ रहा था, लेकिन इससे जो है सर्कुलर फ्लो के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब कहने का सिंपल और साधारण शब्दों में कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ इंजेक्शन एंड व्हाट इज़ लीकेज। सिंपल और साधारण शब्दों में कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़े, वो बेटा इंजेक्शन का एग्जाम्पल कहलाती है। और जिस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन घट जाए, डिमांड घट जाए, वो लीकेज का एग्जाम्पल कहलाती है। कैसे चलती है ये चैन, ये चैन इस तरीके से चलती है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे जो है गुड्स का और सर्विसेज का जो फ्लो है वो बढ़ेगा। और सर्कुलर फ्लो में क्या होगा, सर्कुलर फ्लो के अंदर एक्सपेंशन होगा। इससे इस तरीके से ये चैन चलती है। एक्सपेंशन को जो है वो इंजेक्शन कहेंगे। हाँ, एक्सपेंशन का जो है वो इंजेक्शन की वजह से होता है। ये वाली चैन किस तरीके से चलेगी, अगर डिमांड, इंजेक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा फैक्टर, जैसे कि मैंने एक फैक्टर बताया आपको यहाँ पे, एक्सपोर्ट एक फैक्टर है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम जो है दूसरे देशों को गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। दूसरे देशों को गुड्स बेचना एक्सपोर्ट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो मतलब हमारे देश के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, दूसरे देशों को हमारे गुड्स पसंद आ रहे हैं, हम तो खरीद ही रहे हैं, दूसरे देशों के लोग भी खरीद रहे हैं। इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोड्यूसर को ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को भी बेचना है, दूसरे देशों को भी बेचना है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इससे पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी के अंदर
गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है। ये गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को बढ़ने को ही क्या कहते हैं, एक्सपेंशन इन सर्कुलर फ्लो, इसको जो है ये बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया इंपोर्ट, इंपोर्ट हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो इंपोर्ट बढ़ रहा है। इंपोर्ट का मतलब मैंने क्या बताया, हम अपने देश के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं वो नहीं खरीद रहे, दूसरे देशों के खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे जो है डिमांड घट जाएगी। जो भी चीज़ डिमांड को घटा दे, मतलब हम अपने देश के गुड्स नहीं खरीद रहे, दूसरे देशों के खरीद रहे हैं, तो इससे प्रोडक्शन घट जाएगी। और अगर प्रोडक्शन घट गई, प्रोड्यूसर गुड्स ही नहीं बना रहा, तो इससे गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। और जिस भी चीज़ से गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कम हो जाएगा वो सर्कुलर फ्लो के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लेकर आ जाएगा, क्योंकि अब कम गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंजेक्शन एंड लीकेज 3 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंजेक्शन क्या होता है एंड लीकेज क्या होती है, इसमें डिफरेंस बताइए। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इसको आप सिस्टमेटिक वे में 3 नंबर का ये आता है, इसमें 3 नंबर में आप जो है ये लिख सकते हैं। आज आपने सिर्फ इतना पढ़ा है, आज आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सर्कुलर फ्लो जो है ये आपका क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। चैप्टर में नहीं पढ़ना, नहीं, अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं, अभी तो ये केवल एक टर्म है। ये सर्कुलर फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर जो आपको समझनी है। नेशनल इनकम पूरा का पूरा इसके ऊपर बेस है, ठीक है। पहले प्रोडक्शन होती है, देन इनकम जनरेट होती है, देन जो है एक्सपेंडिचर होता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 से 4 मार्क्स में विद डायग्राम कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्या होता है सर्कुलर फ्लो, ओनली रियल ओनली मनी क्या होता है, रियल का कैसे बनेगा, मनी का कैसे बनेगा, और ये सारा का सारा कैसे बनेगा, ये आपने जो है आपने यहाँ पे सब, हाँ डायग्राम आएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसी के अंदर, इसी 2 सेक्टर के अंदर ये जो है एक और चीज़ आप ज़रा देखेंगे अगर ध्यान से, एक होती है अगर मैं विद फाइनेंशियल मार्केट अगर समझना चाहूँ, तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है यहाँ पे अब अगर हम सेविंग की बात करें तो बेटा फाइनेंशियल, लोग अपना पैसा जो है क्या करते हैं, लोग अपना पैसा जो है बैंकों में जमा कराते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसा देता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, और फाइनेंशियल मार्केट जो है इसको क्या करता है, लोन दे देता है। भाई हम अपना पैसा, हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसा यहाँ देता है बैंक में, सेविंग करते हैं, फिर फाइनेंशियल मार्केट उसी पैसे को आगे क्या करती है, हमारी सेविंग को बिजनेस सेक्टर को देती है, प्रोड्यूसरों को देती है जो लोन लेना चाहता है, ठीक है। हमें भी लोन देती है, उसको भी लोन देती है। तो बीच में फाइनेंशियल सेक्टर के साथ अगर बीच में फाइनेंशियल सेक्टर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। ये है विद फाइनेंशियल सेक्टर। 2 सेक्टर के अंदर विद और विदाउट कैसे होगा ये आपको समझना है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बस इसके अंदर विद फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कुछ नहीं है, जो भी पैसा आया, अभी ऊपर मैंने क्या बताया था, कोई सेविंग नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर सेविंग हुई तो अपना पैसा वो कहाँ दे देगा, अपना पैसा वो बैंक में दे देगा, बैंक हमारे पैसे को आगे किसको देता है, बिजनेस सेक्टर के अंदर देता है, प्रोड्यूसरों को देता है जो कि उससे प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आपको समझना है विद सेक्टर और विदाउट सेक्टर कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है 2 सेक्टर ऑफ मॉडल के अंदर, ठीक है जी।